गलवान एक फाइट नहीं थी। गलवान एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था। गलवान को अगर आप सिर्फ एक बॉर्डर स्कर्मिश समझते हो तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती आप सब कर रहे हो। ऐसा है कि गलवान के बाद सबसे पहले कौन पैनिक हुआ? चीन, करेक्ट। चीनी लीडरशिप को एक चीज समझ आ गई कि ये नया भारत है, ये 1962 वाला भारत नहीं है। गलवान के लगभग एक हफ्ते बाद चीन ने एक लो ईल्ड न्यूक्लियर डेटोनेशन की थी। क्योंकि न्यूक्लियर डिटोनेशन बैटलफील्ड के लिए नहीं होता। न्यूक्लियर डिटोनेशन मैसेज डिलीवरी सिस्टम होता है। इसीलिए इसे कहते हैं लीडरशिप डेटरेंस टेस्ट। टेस्ट चीन ने लिया, लेकिन रिजल्ट इंडिया ने दिया। और जियोपॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है जब आप न्यूक्लियर थ्रेट के बाद भी अपना कोर्स नहीं बदलते। आर्म्स कंट्रोल रिजीम्स पेपर टाइगर है। पेपर टाइगर। चाइनाज पीएलए इज जस्ट अ पेपर टाइगर। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 90% ऑफ लोग या जनता जो ये वीडियो देखती है दे डोंट सब्सक्राइब एंड लाइक। सर, हमारा चैनल ग्रो कैसे होगा अगर आप लाइक और सब्सक्राइब ना करें? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इफ यू लाइक द कंटेंट, दैट इज। इफ यू डोंट, प्लीज प्रोवाइड मी योर फीडबैक एंड फॉर श्योर आई विल इम्प्रूव। थैंक यू। दोस्तों, आज थोड़ा मैं गलवान और चीन के बारे में बात करूंगा। गलवान को अगर आप सिर्फ एक बॉर्डर स्कर्मिश समझते हो तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती आप सब कर रहे हो। गलवान एक फाइट नहीं थी। गलवान एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था। टेस्ट किस चीज का? भारत के रिजॉल्व का, भारत का नर्व, भारत के लीडरशिप के टेम्परामेंट का। और इस टेस्ट के बाद जो हुआ वो आज धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। ऐसा है कि गलवान के बाद सबसे पहले कौन पैनिक हुआ? चीन, करेक्ट। क्योंकि गलवान का आउटकम उनके स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं था। उनको लगा था भारत पुशबैक करेगा, भारत डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करेगा, भारत स्टेटस को एक्सेप्ट करेगा। पर हुआ क्या? भारत अपनी जमीन पर खड़ा रहा। इंडिया मैच्ड द फोर्स। भारत के भी सोल्जर्स गए, 20 सोल्जर्स हमने भी, हमारे भी 20 सोल्जर्स शहीद हुए। पर हमने ब्लिंक नहीं की। करेक्ट, वी डिड नॉट ब्लिंक। और यहीं पर चीनी लीडरशिप को एक चीज समझ आ गई कि ये नया भारत है, ये 1962 वाला भारत नहीं है। इसीलिए गलवान के बाद चाइना के अंदर पीएलए का जो मोराल है वो हिला है। कमांड क्रेडिबिलिटी पे सवाल आए हैं। शी जिनपिंग की अथॉरिटी क्वेश्चन हुई है चीन के अंदर। और जब अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में डाउट आया है तो वो डाउट बाहर के दुश्मन पे प्रोजेक्ट किया जाता है, भारत के ऊपर। यही तो चीन की स्ट्रेटेजी है ना। हमेशा वो इंटरनल प्रॉब्लम छुपाने के लिए बाहर एग्रेशन दिखाता है ताकि अंदर सिंपैथी उसे मिलती रहे। अब आते हैं उस सबसे डेंजरस एलिगेशन पर जो आज ऑफिशियली रिकॉर्ड पर ग्लोबल पावर सर्कल्स में बोला जा रहा है। क्लेम ये है दोस्तों कि गलवान के लगभग एक हफ्ते बाद चीन ने एक लो ईल्ड न्यूक्लियर डेटोनेशन की थी। और सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये एलिगेशन इसीलिए डेंजरस नहीं है क्योंकि ये सेंसेशनल है। ये डेंजरस इसीलिए है क्योंकि ये बिलीवेबल है, क्रेडिबल सोर्सेस से आई है। और जियोपॉलिटिक्स में जो चीज बिलीवेबल होती है वो चाहे प्रूव हो या ना हो, सिस्टम को हिलाने वाली है। सवाल हुआ या नहीं से आगे का है। यहां सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम डिस्कशन को इस सवाल पे अटका देते हैं, क्या ब्लास्ट हुआ था या नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये प्राइमरी सवाल, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये प्राइमरी सवाल है ही नहीं। प्राइमरी सवाल ये है, अगर हुआ तो मैसेज क्या था? व्हाट वाज द मैसेज चाइना ट्राइंग टू प्रोवाइड टू एवरीबॉडी इंक्लूडिंग इंडिया? क्योंकि न्यूक्लियर डिटोनेशन बैटलफील्ड के लिए नहीं होता। न्यूक्लियर डिटोनेशन मैसेज डिलीवरी सिस्टम होता है। और ये मैसेज था कि हम इसको एस्केलेट कर रहे हैं। गलवान हारने के बाद चीन के लगभग लगभग 43 सोल्जर्स मरे थे।
गलवान क्लैश के बाद भारत के 20 थे, उनके 40 43 थे, उन्होंने तो एक्नॉलेज भी नहीं किया। दैट्स द स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी। हमने तो बाकायदा शहीद डिक्लेयर किया है उनको। वी ऑनर देम, राइट। अब न्यूक्लियर सिग्नलिंग का क्या मतलब है? न्यूक्लियर सिग्नलिंग का मतलब ये नहीं होता कि कल सुबह मिसाइल लॉन्च हो जाएगी। न्यूक्लियर सिग्नलिंग का मतलब होता है तुम्हारा लॉजिक इररेलेवेंट है, तुम्हारा डेटा इररेलेवेंट है, तुम्हारी डिप्लोमेसी बेकार है, इररेलेवेंट है, और अब यहां सिर्फ एक चीज मैटर करती है, तुम्हारी नर्व। इसीलिए न्यूक्लियर सिग्नलिंग हमेशा एक ही टारगेट पे होती है, लीडरशिप। इट इज अबाउट लीडरशिप। ये बैटलफील्ड पे खड़े सोल्जर को मैसेज नहीं होता, ये पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट नहीं होता, ये डायरेक्टली डिसीजन मेकर के दिमाग के लिए होता है। इसीलिए इसे कहते हैं लीडरशिप डेटरेंस टेस्ट। चाइना शायद तीन चीजें साइमल्टेनियसली देखना चाहता था। पहला, क्या भारत पैनिक करेगा? क्या भारत इमरजेंसी डिप्लोमेसी करेगा? क्या भारत बैक चैनल बेगिंग शुरू करेगा, भीख मांगेगा क्या बैक चैनल से? क्या भारत इंटरनेशनलाइज करके इस इशू को एग्जिट रूट ढूंढने की कोशिश करेगा? दूसरा मुद्दा, क्या भारत नरम पड़ेगा? नरम पड़ने का मतलब बॉर्डर पोस्चर धीमा करना, इकोनॉमिक प्रेशर कम करना, स्टेटस को चुपके से एक्सेप्ट कर लेना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्या भारत पॉलिसी रिवर्स करेगा? क्या भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डाइल्यूट करेगा? चीन सेंट्रिक इकोनॉमिक डिसीजंस रीथिंक करेगा? फ्यूचर कन्फ्रंटेशन अवॉइड करने के लिए क्या भारत कॉम्प्रोमाइज करेगा? चीन असल में ये पूछ रहा था, इस लीडरशिप का ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? ये जो मोदी सरकार है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? हर हर लीडरशिप का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है जब वो टूट जाता है। 2001 में जब, नॉट 2001, 1999 में जब कंदाहार हाईजैक हुआ था, व्हाट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट? द ब्रेकिंग पॉइंट वाज जब वहां पे प्लेन के अंदर लोगों को हाईजैक करके गन उनके सर पे रखी गई, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट साथ में आई पार्लियामेंट में डिबेट करने के लिए कि भैया हमको आपका साथ चाहिए, इन लोगों को छुड़वाओ। दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। यहां पे चीन वाज चेकिंग व्हाट इज द ब्रेकिंग पॉइंट। जरा समझिए, अगर चीन को मिलिट्री एडवांटेज चाहिए होता तो वो फोर्स मोबिलाइज करता, टेरिटरी ग्रैब करता, काइनेटिक एस्केलेशन करता। पर न्यूक्लियर सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है? उसका मतलब है मैं फिजिकल स्पेस नहीं, तुम्हारा मेंटल स्पेस इन्वेड कर रहा हूं। और ये एक साइकोलॉजिकल एस्केलेशन होती है जहां वेपन्स का यूज कम और परसेप्शन का यूज ज्यादा होता है। और ये वही जगह है, सो दे वर ट्राइंग टू प्ले विद आवर ब्रेन्स। और ये वही जगह है जहां ऑथोरिटेरियन सिस्टम्स को लगता है कि उनका एडवांटेज उनके पास है। चीन ने यहाँ एक बड़ी मिसकैलकुलेशन की। चीन ने अज्यूम किया डेमोक्रेसी प्रेशर में जल्दी ब्लिंक करती है। पर चीन ये समझ नहीं पाया कि भारत का डिसीजन मेकिंग स्लो भले ही है, पर अगर एक बार अलाइन हो जाता है तो रिवर्स नहीं होता। भारत फिर पैनिक नहीं करता, भारत फिर एब्सॉर्ब करता है प्रेशर को, और एब्सॉर्ब करके ऑप्शंस इवेल्युएट करके लॉन्ग टर्म कॉस्ट इंपोज करता है और एस्केलेशन को असिमेट्रिक बना देता है। इसीलिए अगर ये न्यूक्लियर सिग्नलिंग हुई भी हो तो इसका इफेक्ट उल्टा पड़ा। भारत नहीं घबराया, भारत तो नहीं झुका, भारत ना ही रिवर्स हुआ। हमारे सोल्जर्स तो तभी भी वहीं डटे हुए थे। और जब आप न्यूक्लियर सिग्नलिंग के बाद भी सेम पोस्चर मेंटेन करते हो, तो सिग्नलिंग करने वाले को समझ आता है ये लीडर साइकोलॉजिकल प्रेशर से ऑपरेट नहीं कर रहा है। और ये बात जो है, ये पूरा झड़प, ये पूरी झड़प, ये सिर्फ भारत चीन तक भारत और चीन तक लिमिटेड नहीं है। अगर एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री ट्रीटी साइन करके कोवर्ट सिग्नलिंग करे, तो इसका मतलब क्या होता है? ट्रीटी मतलब क्या? एनपीटी। चीन इज अ सिग्नेटरी टू द एनपीटी, करेक्ट? जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, दे ऑल आर सिग्नेटरी टू द एनपीटी। तो एनपीटी साइन करने के बाद अगर वो कवर्ट सिग्नलिंग करे, तो इसका मतलब क्या होता है? एनपीटी साइन करने के बाद अगर आप डिटोनेट कर रहे हो लो यील्ड न्यूक्लियर बॉम्ब, देन व्हाट डज दैट मीन? तो इसका मतलब है आर्म्स कंट्रोल रिजीम्स पेपर टाइगर है, पेपर टाइगर।
चाइनाज पीएलए इज जस्ट अ पेपर टाइगर। और इसीलिए ये एलिगेशन वॉशिंगटन, टोक्यो, यूरोप सबके लिए इक्वली अलार्मिंग बोलिए या नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि अगर चाइना ये कर सकता है तो कल कोई और भी कर सकता है। और यहीं से चीन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है, सिर्फ एडवर्सरी के रूप में नहीं, एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में भी। इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है दोस्तों? वो ये है कि गलवान के बाद टेस्ट चीन ने लिया, लेकिन रिजल्ट इंडिया ने दिया। भारत का आंसर लाउड नहीं था, भारत का आंसर न्यूक्लियर नहीं था, भारत का आंसर इमोशनल नहीं था, भारत का आंसर था काम, कंटिन्यूड, रिलेंटलेस परसीवरेंस। और जियोपॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है जब आप न्यूक्लियर थ्रेट के बाद भी अपना कोर्स नहीं बदलते। वी डिड नॉट चेंज आवर कोर्स, राइट? ऐसा तो नहीं है कि भारत को नहीं पता कि चीन ने न्यूक्लियर लो यील्ड न्यूक्लियर बम डेटोनेट किया। अगर यूएस को पता है, आई एम श्योर भारत को पता है। बट वी स्टूड आवर ग्राउंड। एंड वही रिजॉल्व आपको दिखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। ये पाकिस्तान तो हमेशा से ही धमकी देता है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम इंडिया का एंड कर देंगे, हम न्यूक्लियर पावर हैं। ये तो डे वन से उसकी धमकी है। पिछले पार्लियामेंट अटैक से मैं सुन रहा हूँ। पार्लियामेंट अटैक जब 2001 में हुआ था, तभी भी पाकिस्तान ने यही कहा था, इंडिया कैनॉट अटैक अस बिकॉज वी आर अ न्यूक्लियर नेशन। एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उसको एस्केलेट नहीं किया था उस वक्त। ये अलग बात है कि हमारी आर्म फोर्सेस की भी रेडीनेस नहीं थी उस वक्त कि हम पाकिस्तान पे हमला करें। बट देन पाकिस्तान ने डे वन से शुरू कर दिया था। इंडिया सोच नहीं सकता हम पे हमला करने के लिए, क्यों? क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर है। एंड वो ऑपरेशन सिंदूर में भी जारी रहा, पाकिस्तान का वो रेटोरिक कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। पर भारत ने क्या किया? तुम न्यूक्लियर पावर हो गए, ठोकूंगा मैं फिर भी तुमको। क्या निकला? कौन सा न्यूक मारा तुमने? सो दैट वाज अ ब्लफ। यहां पर भी एक, मैं वही कह रहा हूं कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ने की कोशिश की थी चीन ने। भारत स्टूड इट्स ग्राउंड। भारत ने रिजॉल्व दिखा, वहीं खड़ा रहा। तुमको जो करना है करो, वी आर नॉट गोइंग टू बो डाउन। राइट। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। चाइना ऑफिशियली कहता है नो फर्स्ट यूज, चाइना ऑफिशियली कहता है वी रेस्पेक्ट ट्रीटीज। पर अगर एक न्यूक्लियर केपेबल स्टेट ट्रीटी साइन करके चुपचाप सिग्नलिंग करे तो इसका क्या मतलब होता है? पेपर कमिटमेंट्स देन हैव जीरो वैल्यू। और इसीलिए दुनिया आज चीन को सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं, एक स्ट्रेटेजिक लायर के रूप में देखती है। झूठ बोलता है, ये झूठा देश है, इट डजंट स्टैंड टू इट्स कमिटमेंट। इस एलिगेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया पे नहीं, अमेरिका और यूरोप पे पड़ता है। क्योंकि अगर चीन अनरिलायबल है तो कोई भी आर्म्स कंट्रोल रिजीम चीन के बिना बेकार है। बेकार है, सब नो यूज। अब सबसे पावरफुल पार्ट आता है, एक सवाल कि अगर भारत को पता था तो भारत ने कुछ बोला क्यों नहीं? मैं अगर ये कह रहा हूं कि अगर अमेरिका को पता है तो भारत को भी पता, और भारत ने फिर कुछ बोला क्यों नहीं? हर चीज सी, भारत ने क्या किया? भारत ने साइलेंटली अपने दूसरे रास्ते खोजे, ऐप बैन कर दिए, इकोनॉमिक डीकपलिंग कर दी, बॉर्डर इंफ्रा को एक्सेलरेट कर दिया, मिलिट्री पोस्चरिंग अपनी हार्डन कर दी, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद द वेस्ट। वेस्ट के साथ जो चीन के एडवर्सरी हैं, जो चीन को एडवर्सरी सोचते हैं, उनके साथ हमने अलाइनमेंट शुरू कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं फिर कह रहा हूं, नो पैनिक एट ऑल। नो पैनिक एट ऑल। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने पैनिक नहीं दिखाया पाकिस्तान के रिटोरिक, न्यूक्लियर रिटोरिक पे। यहां पे भी पैनिक नहीं दिखाया हमने। दोस्तों, पैनिक कमजोर लोग करते हैं, कॉन्फिडेंस स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं, दे टेक टाइम इन कैलकुलेटिंग। भारत ने भी वही किया, भारत ने कैलकुलेट किया, तुम धमकी दो, हम सिस्टमेटिकली तुम्हारी पावर ड्रेन करेंगे। और वही हुआ। 4 साल बाद देखिए, भारत हैज इमर्ज्ड। और चीन को देखिए, अंदर अंदर से ही खत्म होते जा रहा है। चीन की सबसे बड़ी गलती क्या थी दोस्तों? मोदी को, चलो छोड़ो मोदी, मोदी सरकार की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाने वाला लीडर, मतलब एक लीडरशिप समझा चीन ने। चीन ने सोचा इकोनॉमिक पेन चलेगा, पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, कोएलिशन पॉलिटिक्स हिलाएगी,
मोदी सरकार को। पर मोदी सरकार का टेम्परमेंट अलग निकला। मोदी सरकार रिएक्शनरी गवर्नमेंट नहीं निकली। मोदी सरकार ने एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाई। वो एब्जॉर्ब करते रहे और फिर अपोनेंट के अगेंस्ट एक लॉन्ग टर्म सफोकेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई होता रहा। दैट इज अगेंस्ट चीन। गलवान के बाद जो चीन के साथ हुआ वो उसी का रिजल्ट है। टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन हो गया उसका। सप्लाई चेन मिसट्रस्ट है। स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट है। हर कोई एनसर्कल कर रहा है चीन को, राइट? नोबडी वांट्स टू बी विद चीन। दे वांट्स टू दे वांट टू ensure that they are safer vis-a-vis चीन। दोस्तों, अगर ये न्यूक्लियर सिग्नलिंग थियरी सच है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि चीन डेंजरस है। न्यूक्लियर वेपन्स तो बहुत लोगों के पास है। डेंजर वहां से शुरू होता है जहां बिहेवियर प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म होती है। क्या मतलब है इसका? चीन जब कॉर्नर होता है तो इरेशनल हो जाता है। और जियोपॉलिटिक्स में ये सबसे अलार्मिंग कंक्लूजन है, क्योंकि इतिहास हमें एक बात बार बार सिखा चुकी है। कॉर्नर्ड पावर विथ न्यूक्स इज द मोस्ट डेंजरस क्रीचर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। भैया, तुम में और नॉर्थ कोरिया में क्या फर्क रहा फिर? बड़े तुम बात करते हो कि वी विल बिकम द टॉप नेशन, हम यूएस को पछाड़ देंगे। भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ग्रेटर पावर के साथ। स्पाइडरमैन में कहा गया है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ गई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बड़ी बड़ी बातें। मुंबई में एक कहावत है, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। अब बड़ी बड़ी बात करते हो फिर फाइनली वही। जब एक पावर, चीन जैसा पावर दोस्तों, अपनी राइज को परमानेंट समझने लगती है, अपनी डोमिनेंस को एंटाइटलमेंट बना लेती है, और फिर अचानक रेजिस्टेंस महसूस करती है, तो उसका दिमाग कॉस्ट बेनिफिट मोड से निकलकर एक ईगो सर्वाइवल वाले मोड में चला जाता है। और ईगो सर्वाइवल मोड में रैशनल कैलकुलेशन सेकेंडरी हो जाती है। दे डोंट थिंक रैशनली। दे डोंट थिंक वेदर दैट डिटोनेशन इज राइट और रॉन्ग। टुमारो व्हाट इफ अदर नेशन स्टार्ट डिटोनेटिंग? व्हाट इफ इंडिया स्टार्ट्स डिटोनेटिंग? करेक्ट, व्हाट इफ इंडिया स्टार्ट्स डिटोनेटिंग? चीन का सबसे बड़ा रिस्क यहीं से निकलता है। चीन जब कॉन्फिडेंट होता है तो कैलकुलेटेड होता है। पर चीन को जब लगता है कि स्पेस कम हो रही है, अलायंसेस शेप ले रहे हैं उसके अगेंस्ट, और पुशबैक नॉर्मलाइज हो रहा है पूरी दुनिया में, तो फिर चीन ओवर असर्शन करता है। न्यूक्लियर सिग्नलिंग, एग्रेसिव पोस्चरिंग, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। उफ, ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ने तो पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। एज इफ दे आर गोइंग टू ईट दी वर्ल्ड। ये सब स्ट्रेंथ के साइन नहीं है दोस्तों। स्ट्रेंथ वो होता है जो शांति से बैठा हो, जो जानता है आई एम एट अ स्ट्रांग पोजिशन, और मैं हिला नहीं हूं, कोई कितना भी प्रेशर डाले। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे खतरनाक फेज होता है वो दोस्तों, जब एक पावर, चीन जैसा पावर, डिक्लाइन पे नहीं होता लेकिन चैलेंज फील करना शुरू करता है। आप टेक्निकली देखिए, चाइना को कोई कंपटीशन नहीं है, राइट? इफ चाइना करेक्ट्स इट्स इंटरनल, मैं कहूंगा पोजीशन, अपनी अगर इंटरनल सारी चीजों को वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को अगर वो सॉल्व करे, नो वन कैन स्टॉप चाइना टू बिकम नंबर वन। अमेरिका को तो 20 साल में गिरना है। डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको एक्सेलरेट कर दिया है। तो इट इज अप टू चीन टू लूज दिस कविटेड पोजीशन ऑफ नंबर वन। और पैनिक करके वो वही कर रहा है। दोस्तों, ये जो जोन है, ये ये ना तो कोलैप्स का जोन है ना ही स्टेबिलिटी वाला जोन है चीन के लिए। ये बीच का जोन है कहीं ना कहीं, जहां मिस कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है। और अगर इस जोन में न्यूक्लियर वेपन्स भी साथ हों, तो आप सोचिए हाउ मच एक्सपोनेंशियल द रिस्क इज फॉर द एंटायर वर्ल्ड। इसीलिए चीन का इशू सिर्फ भारत का इशू नहीं है, ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का इशू है। अब यहीं पर भारत का रोल आता है, और यहीं पर भारत की मैच्योरिटी दिखाई देती है। भारत ने क्या किया? भारत ने वो सब कुछ नहीं किया जो इमोशनली सेटिस्फाइंग होता। भारत ने एस्केलेशन नहीं की, चेस्ट थंपिंग नहीं की, टेलीविजन फ्रेंडली आउटरीच नहीं दिखाया, इमोशनल रिटेलिएशन नहीं दिखाया। और ये सब जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि भारत समझता था कॉर्नर पावर को और कॉर्नर करना उसको अनप्रेडिक्टेबल बना देता है।
इसीलिए भारत का अप्रोच बिल्कुल सही था। भारत ने तीन चीजों पे फोकस किया, और ये तीन चीजें आपको सरफेस पे बहुत ज्यादा जोर शोरों से नहीं दिखेंगी। पहला, प्रिपरेशन, क्वाइट मिलिट्री रेडीनेस। बहुत ही शांति से अपने मिलिट्री रेडीनेस को बिल्ड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, लॉजिस्टिक्स, मोबिलिटी, सर्विलेंस, सब कुछ भारत ने शो नहीं किया, भारत ने बिल्ड किया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो भारत ने किया, पार्टनरशिप्स। भारत ने अलायंस का शोर नहीं मचाया, पर अलाइनमेंट डीपन की है। जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सबके साथ इशू बेस्ड कन्वर्जेंस बनाई। इन सारे लोगों को चीन से प्रॉब्लम है, सारे लोगों को। सो भारत ने अलायंस बिल्ड की है। नो ट्रेडी ऑब्सेशन, नो डिपेंडेंसी ट्रैप, सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक कंफर्ट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंस। भारत ने माना टाइम भी एक वेपन होता है। भारत जानता था कि चीन का इकोनॉमिक मॉडल प्रेशर में है, जैसे मैंने कहा। चीन का डिप्लोमेटिक स्पेस श्रिंक हो रहा है। चीन को ज्यादा रिएक्शन चाहिए, भारत को कम चाहिए। इसीलिए भारत ने वेट किया, होल्ड किया खुद को। और वेट करना वीकनेस नहीं होता। दैट इज जब आप तैयार तैयार हो, प्रिपेयर्ड हो। वेटिंग इज नॉट वीकनेस, द मोमेंट यू नो यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। सो दोस्तों, न्यूक्लियर सिग्नलिंग का सबसे बड़ा जवाब न्यूक्लियर रिटेलिएशन नहीं होता। न्यूक्लियर सिग्नलिंग का सबसे बड़ा जवाब होता है कंपोजर। और जब आप कंपोजर दिखाते हो, तो सिग्नलिंग करने वाले को समझ आ जाता है कि ये प्रेशर ड्रिवन स्टेट नहीं है, ये प्रोसेस ड्रिवन सिविलाइजेशन है, जो कि भारत ने डिस्प्ले किया है इस केस में। चीन के लिए सबसे अनकंफर्टेबल चीज ये नहीं है कि भारत स्ट्रांग हो रहा है। चीन के लिए सबसे अनकंफर्टेबल चीज ये है कि भारत पैनिक ही नहीं कर रहा है। और जियोपॉलिटिक्स में पैनिक न करना अक्सर सबसे बड़ा पावर सिग्नल होता है। गलवान का रियल लेसन ये नहीं था कि चीन ने क्या किया। गलवान का रियल लेसन ये था कि भारत ने क्या नहीं किया। भारत नहीं झुका, भारत नहीं घबराया, भारत नहीं भड़का। और जब आप न्यूक्लियर आर्म्ड बुली के सामने शांत खड़े रहते हो, तो बुली को समझ आ जाता है ये आदमी डरता नहीं है। चीन का सबसे बड़ा नाइटमेयर मिसाइल्स नहीं है। चीन का सबसे बड़ा नाइटमेयर है अ काम, पेशेंट, डिटरमिन्ड इंडिया। एंड दैट इज व्हाट इंडिया डिड टू चाइना, टू थ्वाट देयर कॉन्फिडेंस, टू थ्वाट देयर नैरेटिव, जो वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगा दोस्तों थोड़ा चीन और गलवान पे मैं बात करूं। आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव टुडे एज फार एज गलवान इज कंसर्न्ड। यहीं पर मैं आज का सेशन एंड करना चाहूंगा। चैनल को लेकिन दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इफ यू लाइक द कंटेंट। जय हिंद, भारत माता की जय।